जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस का जो सेकेंड एडिशन का बुक निकाला गया है ज्ञान बिंदु रोशन सर द्वारा। इसमें टोटल 63 सेट PYQ है। 2010 से 2024 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आज हम इसका देखेंगे 23वां सेट देखेंगे। इससे पहले का सेट सारा हो चुका है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं 23वां सेट का पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2020 का महिला एकल खिताब जीता है? तो ये जीते थे एगा स्विटेक। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन था करंट अफेयर्स था 2020 का, तो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। नीचे इसका डिस्कशन है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये फ्रेंच ओपन जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी है। 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, बम्बल्डन तथा USA ओपन जो इस क्रम में खेली जाती है, जिन्हें मेजर भी कहा जाता है, महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिताएं हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन तथा US ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है और विंबलडन घास पर खेला जाता है। अगला क्वेश्चन, चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की? तो तैयार किए थे सूर्य सेन। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, सूर्य सेन ने। 18 अप्रैल 1930 की रात में चटगांव के 2 शस्त्रागारों को लूटने की योजना इनके द्वारा बनाई गई थी। चटगांव बंगाल का एक बंदरगाह क्षेत्र था। सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल में सूर्यसेन, जो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के सक्रिय नेता थे, ने 1928 में अपने दल का नाम इंडियन रिपब्लिकन आर्मी रखा। 16 फरवरी 1933 को गोइराला गांव के जमींदार साथी नेत्रसेन के घर से थानेदार माखनलाल दीक्षित ने सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया। अंततः 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दी गई। अगला क्वेश्चन, भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान में स्थित है। ये जो है जबलपुर में स्थित है, जबलपुर में। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। इस संस्था की स्थापना 1973 में की गई थी। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थित है। केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र SACON कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। भारतीय वन जीव अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। अगला क्वेश्चन, जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज्य किस समिति से संबंधित है? तो संबंधित है दिलीप सिंह भूरिया समिति से। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जून 1954 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन करने हेतु दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 1995 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1988 में PK थुगन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में की गई थी। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन गुजरात में किया गया। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम है? तो यह जगह सौभाग्य। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। इस योजना की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर की गई थी। यहाँ पे योजना दिया हुआ और शुरुआत दिया हुआ। प्रधानमंत्री सहज बिजली योजना की शुरुआत, हर घर योजना सौभाग्य की शुरुआत हुआ था 25 सितंबर 2017 को। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को शुरू हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री आवास योजना का शुरुआत 25 जून 2015 को शुरू हुआ था। सेतु भारतम परियोजना का शुरुआत 4 मार्च 2016 को। PM किसान सम्मान निधि योजना का शुरुआत हुआ था 24 फरवरी 2019 को। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना का शुरुआत 22 सितंबर 2019 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत 25 मार्च 2019 को हुआ था। स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को।
वन वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को। पीएम युवा योजना की शुरुआत 29 मई 2021 को। सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत 8 जून 2021 को। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021 को शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021 को। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 14 जून 2022 को। आरोग्य मंत्री योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2023 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 11 जनवरी 2023 को शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वैश्विक समस्या है? आतंकवाद जो है वो वैश्विक समस्या, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। आतंकवाद जो है वो हिंसात्मक गतिविधि होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 जो है, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? तो किए गए थे मनोज सिन्हा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाई डे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था झेलम नदी के तट पे, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, झेलम नदी के तट पे। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेपिस या झेलम बितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई। भारत विजय अभियान के तहत सिकंदर 326 ईसा पूर्व में बल्ख जो वैक्टिया वर्तमान अफगानिस्तान का क्षेत्र को जीतने के बाद काबुल होते हुए हिंदू कुश पर्वत खैबर दर्रा पार कर भारत आया। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस हो जाएगा, ओनेस्टिक्रिटस हो जाएगा तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। सिकंदर ने निकोया एवं बौकेफला नामक शहर बसाया था। सिकंदर के घोड़े का नाम व्यूसेफालस था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूरब में है? सर्वाधिक पूरब में किशनगंज है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। बीपीएससी के अनुसार बिहार के सर्वाधिक पूर्व में कटिहार स्थित है। बिहार के नक्शे पर किशनगंज जिला सर्वाधिक पूर्व में। कैमूर बिहार का सर्वाधिक पश्चिमी जिला है। पश्चिमी चंपारण बिहार का सर्वाधिक उत्तरी जिला है। गया बिहार का सर्वाधिक दक्षिणी जिला है। बिहार में कुल 38 जिले हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत में कोयले के भंडारण और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य है, तो सबसे अमीर राज्य झारखंड है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड कोयला भंडार के मामले में पहले स्थान पर है, जबकि उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। झारखंड के छोटा नागपुर पत्थर को भारत का रूर कहा जाता है। कोयला उत्पादन में पहला स्थान छत्तीसगढ़ विश्व में चीन का है। कोयला परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। कोयला 4 प्रकार के होते हैं। पीट कोयला हो जाएगा, इसमें कार्बन का अंश 40% से कम पाया जाता है। इसमें नमी की मात्रा सर्वाधिक होती है। लिग्नाइट कोयला जो है यह एक निम्न गुणवत्ता का भूरे रंग का कोयला है, इसलिए इसे भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 40 से 55% तक होती है। लिग्नाइट कोयला के भंडारण एवं उत्पादन में तमिलनाडु का प्रथम स्थान है। नवेली तमिलनाडु लिग्नाइट कोयला के लिए प्रसिद्ध है। बिटुमिनस कोयला यह एक मध्यम श्रेणी का लेकिन लिग्नाइट से उन्नत श्रेणी का कोयला है। भारत में पाए जाने वाले अधिकतर कोयला कुल भंडारण का लगभग 80% इसी श्रेणी का है, जो कि गैर कोकिंग प्रकार का है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 55 से 80% तक पाई जाती है। गोंडवाना काल का कोयला बिटुमिनस प्रकार का है। एंथ्रासाइट कोयला यह कोयला निर्माण के विकास
विकास क्रम की सर्वोत्तम किस किस्त या श्रेणी का कोयला होता है तथा इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 80 से 95% तक पाई जाती है। भारत में इस प्रकार का कोयला जम्मू कश्मीर के रियायती क्षेत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बिहार के यहाँ पे ज़िले में नागी बांध है, तो बिहार के जमुई जिला में नागी बांध स्थित है, तो ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा। 15 से 17 जनवरी 2021 के बीच बिहार के जमुई जिले के नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में बिहार का पहला राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव कलरव शुरू हुआ। बिहार के अन्य पक्षी अभयारण्य गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य गया में है, कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय में, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य दरभंगा में है। भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवाद सलीम अली को वाइडरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य पक्षी उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। देश का सबसे बड़ा रबर डैम गया बिहार में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो ये उद्देशिका, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। उद्देशिका मतलब प्रस्तावना वही होता है। संविधान के अनुच्छेद 32 से संवैधानिक उपचारों का अधिकार है को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा जाता है। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था। NL पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहकर संबोधित किया। प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है, तो उसका महिला समृद्धि योजना, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। महिला समृद्धि योजना का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1993 को किया गया था। महिला स्वशक्तिकरण योजना शुभारंभ 1998 में किया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा तक आसान से समान पहुंच सुनिश्चित करना है। जवाहर रोजगार योजना का शुरुआत 1 अप्रैल 1989 में किया गया था। राष्ट्रीय महिला कोष जो महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वर्ष 1993 में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन, कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है, तो वो जगह समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। इस अधिनियम का कार्यान्वयन 2 स्तरों पर किया जाता है। केंद्रीय क्षेत्र में समान पारिश्रमिक अधिनियम को लागू करने का कार्य मुख्य श्रम आयुक्त का होता है। राज्य में इस अधिनियम को कार्यान्वयन का कार्य राज्य सरकार करती है। विशेष विवाह अधिनियम 1872, इस अधिनियम के तहत किसी भी विषम परिस्थितियों में शादी या विवाह करने की इजाज़त देता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में आया था। इस अधिनियम के अनुसार दहेज लेन देन या इसके लेन देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष कैद और 15,000 रुपये के जुर्माना का प्रावधान है। कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984, इस अधिनियम के तहत पारिवारिक न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य पारिवारिक कलह तथा विवाह व अन्य पारिवारिक मामलों या विवादों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, 2020 में जारी की गई हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य है, तो यह था राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण था। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये सब करेंट अफेयर 2020 का, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की, तो ये किया था मुंगेर, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। बंगाल के नवाब मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। मीर कासिम ने मुंगेर में तोप व बंदूक का कारखाना स्थापित किया और सेना का पुनर्गठन किया। 22 अक्टूबर 1764 को बंगाल के युद्ध में बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना का अंग्रेजी सेना से सामना हुआ। नेतृत्व इसका हेक्टर मुनरो ने किया था। इसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई। मुर्शिद कुली खान ने अपनी
राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। बंगाल की राजधानी का क्रम यहाँ पे पहले बंगाल का राजधानी जो था वो ढाका था, उसके बाद मुर्शिदाबाद हुआ, उसके बाद मुंगेर हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में भारत के गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियाँ निवास करती है? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। सिप्पी, चौपान, गिद्दी आदि जनजातियों भी जम्मू कश्मीर में निवास करती है। जनजातियाँ उत्तर प्रदेश से जैनसारी, थारू, गोल्ड सहरिया, खरवार, बुक्सा, पतरी आदि। गुजरात में जनजाति जो पाई जाती है भील, बरदा, कोली, डबरा, खारी, चारण, रथवा आदि। राजस्थान की जनजाति हो जाएगा मीना हो जाएगा, भील, कोकन, कोकना हो जाएगा, गरसिया हो जाएगा, खारी हो जाएगा, पेटेलिया, सहरिया आदि हो जाएगा। भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। यह मुख्यतः राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा राज्यों में पाई जाती है। गोंड भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अगला क्वेश्चन, वन स्पॉट सेंटर योजना जानी जाती है, ये जानी जाती है सखी केंद्र के रूप में। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। देश में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन स्पॉट सेंटर शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? तो अनुच्छेद 61 के तहत। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद को यह शक्ति है कि वह महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटा दे। महाभियोग संबंधी आरोप संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी होती है कि ऐसा करने के लिए 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना होता है एवं यह नोटिस सदन के कुल सदस्य के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति या राज्यपाल या किसी राज्य का प्रमुख अपने कार्यकाल की शक्तियों और कर्तव्यों के पालन और उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे मैथ का, तो हम मैथ और रीजनिंग ये सब क्वेश्चन को छोड़कर ही यहाँ पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन इधर मैथ का क्वेश्चन अगला देखते हैं यहाँ पे 2020 यहाँ पे हो जाएगा आपका 32 नंबर क्वेश्चन से इधर होगा यहाँ तक 31 नंबर क्वेश्चन तक मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन था। 32 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जन आयोग PCA के अनुसार निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में लिंगानुपात सबसे कम था? तो जगह दमन और दीव में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। दमन में दीव का लिंगानुपात जो था वो 618 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी था, 1037 है। बिहार का लिंगानुपात 918 है। राज्यों में हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम 879 है। वर्तमान में दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल का है 1084। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर भी एक करेंट अफेयर था 2020 का, तो हटाइए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित थे? तो ये हो जाएंगे कुषाण वंश से संबंधित है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। चरक कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। गुप्त वंश से संबंधित है। धन्वंतरी को चिकित्सा जगत का जनक कहा जाता है। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक बिंबिसार के दरबार में रहते थे। और सुश्रुत संहिता का संबंध शल्य चिकित्सा और प्रसूति की व्यवहारिक समस्या से है। सुश्रुता को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। योग की उत्पत्ति भारत में हुई थी और योग को महर्षि पतंजलि द्वारा लगभग 150 ईसा पूर्व में प्रतिपादित किया गया था। ए पीयूष मित्र सुंग के दरबार में रहते थे। हेमियोपैथी की खोज एक जर्मन चिकित्सक डॉक्टर हैनीमैन ने किया था। इस चिकित्सा प्रणाली को 1810 से 1839 के आसपास भारत में आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, आदमी सभा की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। यह सभा 1815 में कोलकाता में स्थापित
की गई थी। सती प्रथा के विरुद्ध उन्होंने प्रभावी जनमत तैयार कर आंदोलन चलाया। इसके फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में इस क्रूर प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में सितंबर 1833 में इनका देहांत हो गया। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी। ज्योतिराव फुले ने 24 सितंबर 1873 ईस्वी को मुंबई में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना कोलकाता में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम मतलब मनरेगा के तहत कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा 100 दिनों का। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बानदावली जिले के अनंतपुर गांव से की गई, जबकि यह अभियान संसद द्वारा सितंबर 2005 में ही पारित हो गया था। इसके नीति निर्माता जयाद्रिज बेल्जियम के अर्थशास्त्री हैं। 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया गया। 100 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। इस योजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। इस कानून में यह प्रावधान है कि लाभार्थियों में कम से कम 33% महिलाएं होनी चाहिए। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तथा काम के बदले अनाज योजना का विलय इस योजना में कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य, ये 2020 का भी करंट अफेयर है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, राज्य के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है तो हो जाएगा संविधान के संशोधन में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया, जिसमें 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा है। राष्ट्रपति राज्यसभा एवं लोकसभा के सम्मिलित रूप को संसद कहा जाता है, अर्थात राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। अनुच्छेद 79 के तहत संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो यह हुआ था 1600 ईस्वी में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। यूरोपीय कंपनी और स्थापना वर्ष दिया हुआ। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुआ। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में। भारत में यूरोपीय कंपनी की प्रथम फैक्ट्री, पुर्तगालियों का प्रथम फैक्ट्री कोचीन में स्थापित हुआ था 1503 में। डच का हुआ था मछलीपट्टनम में 1602 में। अंग्रेजी का हुआ था यहाँ पे मछलीपट्टनम में 1611 में। डेनिश का हुआ था ट्रावनकोर में 1620 में। फ्रांसीसी सूरत में 1668 में। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, टोवा झील स्थित है। टोवा झील जो है यहाँ पे पूछा टोवा झील स्थित है मतलब कहाँ है? तो टोवा झील जो है सुमात्रा में है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। यह इंडोनेशिया की सबसे बड़ी झील है। बीवा झील जापान की महत्वपूर्ण झील है। यह होसू द्वीप पर स्थित है। जापान की सबसे बड़ी नदी सिनानोन है। सुपीरियर झील कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। सूर नहर सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। ऐसा विक्टोरिया झील विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। और इसका लोपानूर झील चीन के तामीर बेसिन में स्थित खारे पानी की झील है। बैकाल झील रूस में है जो विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व का सर्वाधिक खारे पानी की झील वान झील है, यह तुर्की में स्थित है।
भारत व चीन के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पेगांग झील से गुजरती है। पैसिफिक सागर एशिया यूरोप महाद्वीप को विभाजित होने के साथ विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन, दो अपक्षपातपूर्ण सिक्कों का उछालना। ये क्वेश्चन जो है हो जाएगा यहाँ पे प्रायिकता से क्वेश्चन, इधर मैथ का क्वेश्चन आ गया, तो मैथ का क्वेश्चन इसको छोड़ देते हैं। आगे देख 55 तक जो क्वेश्चन था वो था यहाँ पे मैथ का था, तो मैथ का क्वेश्चन को छोड़ के यहाँ से हम देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन से। निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया, एक बार भौतिक के लिए और दूसरी बार रसायन शास्त्र के लिए? तो मैडम क्यूरी को, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। मैडम क्यूरी को 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया तथा 1911 में रेडियम के शुद्धिकरण और पोलोनियम की खोज हेतु इन्हें रसायन का नोबेल मिला। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी थी। मैडम क्यूरी एक ऐसी वैज्ञानिक है जिनके द्वारा खोजे गए धातु का नाम उनके देश के नाम पर रखा गया। यह पोलोनियम है जो पोलैंड के नाम पर रखा गया। अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने हेतु नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, मूली का स्थानांतरित है। मूली एक स्थानांतरित जो है वो जगह जड़ का स्थानांतरित, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। जड़ का विकास मूलांकुर से होता है। मुख्य या मूसला जड़ों का रूपांतरण हो जाएगा। तुकुरपुर का जो है मूल्य हो जाएगा। कुंभी रूप हो जाएगा सलजम हो जाएगा। सकवाकार हो जाएगा गाजर हो जाएगा गठदार हो जाएगा। मीरा बिलिस हो जाएगा शकरकंद हो जाएगा। आरोही मूल का रूपांतरण हो जाएगा पान हो जाएगा पुलकित जड़े का हो जाएगा रूपांतरित हो जाएगा डहेलिया सा तावर हो जाएगा। अधिपादप मूल का हो जाएगा आर्किड हो जाएगा। मिनी का में जड़े का अम्बा हल्दी अंगूर करेला आदि हो जाएगा। सवासनी मूल का हो जाएगा राइजोफोर हो जाएगा। स्वांगी कारक मूल का हो जाएगा सिंह घाड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? विषाणु जनित रोग हो जाएगा एड्स हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। इस रोग के विषाणु का नाम HIV ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस है। उपचार इसका है सुरामिन, साइक्लोस्पोरिन, रिबाविरिन, अल्फा इंटरफेरा और एजिडोथाइमिडिन दवाओं का प्रयोग किया जाता है। HIV CD4 डी लिम्फोसाइट को नष्ट करके प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देती है। प्लेग एस्रीनिया प्लेस्टिस जीवाणु के कारण होती है। तपेदिक क्षय रोग माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण होती है। टेटिनस क्लोस्ट्रिडियम टेटिनस जीवाणु के कारण होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न जंतुओं में से कौन सा जंतु एक पारितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों में प्रवेश कर सकता है? तो ये कर सकता है गौरैया, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। पारितंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक सूर्यास्त है। सूर्यातप की कमी पारितंत्र की उत्पादकता और जैव विविधता दोनों की कमी लाती है। यही कारण है कि निम्न अक्षांशों की ओर जाने पर समानता पारितंत्र की उत्पादकता एवं जैव विविधता में कमी आती है। किसी प्राकृतिक समुदाय में पाए जाने वाला धारियाँ का क्रम जिनके माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है आहार श्रृंखला कहलाता है। आहार श्रृंखला का क्रम निश्चित होता है। जैसे जंगल पारितंत्र में आहार श्रृंखला हो जाएगा घास हिरन सियार बाघ हो जाएगा, पेड़ खरगोश लोमड़ी शेर हो जाएगा। जब जीव जंतुओं के बीच खाने का कोई निश्चित क्रम न हो तो उसे आहार जाल कहते हैं। आहार जाल का एक क्रम अनिश्चित होता है। प्रत्येक निम्न पोषण स्तर से ऊपर के पोषण स्तर पर केवल 10% ऊर्जा प्रवाहित होती है। इसे लिंडमान के ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम भी कहते हैं। आहार श्रृंखला में जितना अधिक खाद्य जाल होता है उतना ही अधिक अस्थायी होता है। पारितंत्र में कार्बनिक पदार्थों के पुनर्चक्रण हेतु वियोजन महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? तो जगह वायु, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। वह ऊर्जा स्रोत जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है तथा जिसे नवीनीकृत किया जा सके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, सेल गैस, बायोडीजल, इथेनॉल, हाइड्रोजन ऊर्जा इत्यादि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है जिसके स्रोत सीमित हो तथा जिसका नवीनीकरण नहीं किया जा सके परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, चारकोल, सूखा गोबर, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि। भारत में पहला सीएनजी स्टेशन 1982 में तमिलनाडु के नागपत्तनम में लगाया गया था। कृषि अवशेषों से सीएनजी उत्पादन करने वाला भारत का पहला जैव सीएनजी संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है तो हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी और अस्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं नाभिकीय संलयन कहलाती है। हाइड्रोजन बम जिसकी संहारिक क्षमता परमाणु बम से कई गुना ज़्यादा होती है के निर्माण में नाभिकीय संलयन का सिद्धांत निहित है। उदाहरण के लिए 1H2 प्लस हो जाएगा 1H3 हो जाएगा से बना 2He4 प्लस 0N1 प्लस ऊर्जा बनाएगा। यह अभिक्रिया लगभग 10 के पावर माइनस 6 सेकेंड में समाप्त हो जाती है। इस क्रिया में उत्पन्न न्यूट्रॉन पुनः प्लूटोनियम या यूरेनियम पर प्रहार कर उसे विखंडित करते हैं। इस कारण हाइड्रोजन बम की संहारिक क्षमता परमाणु बम की तुलना में कई गुना अधिक होती है। वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप एक भारी नाभिक विखंडित होकर दो हल्के नाभिकों में परिवर्तित हो जाता है तथा ऊर्जा के एक विशाल राशि विमुक्त होती है नाभिकीय विखंडन कहलाती है। 1939 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक ओटो हॉर्न और स्ट्रासमैन ने बताया कि यूरेनियम 92-235 के नाभिक पर मंद वेग वाले न्यूट्रॉन के प्रहार करने पर यूरेनियम का नाभिक टूटकर Ba56 141 तथा Kr3692 में बदल जाता है। इस प्रक्रिया में 3 अन्य न्यूट्रॉन भी उत्पन्न होते हैं तथा ऊर्जा की एक विशाल राशि विमुक्त होती है। यूरेनियम 92-235 प्लस यहाँ पे अभिक्रिया दिया पूरा। नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में नाभिक के द्रव्यमान में कुछ क्षति होती है। द्रव्यमान की यह क्षति आइंस्टीन के समीकरण E = mc² के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में द्रव्यमान की सदैव क्षति होती है जो आइंस्टीन समीकरण E = mc² के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़ा है तो जगह रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। स्टॉकहोम सम्मेलन वर्ष 1972 की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में संपन्न हुआ। यह संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 की मुख्य उपलब्धि एजेंडा 21 समझौता है। एजेंडा 21 पारिस्थितिकी विनाश तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं तो आनुवंशिकी के लिए, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने प्रयोग हेतु मटर का पौधा चुना था। मेंडल के नियम प्रभाविकता का नियम हो जाएगा, पृथक्करण का नियम हो जाएगा। इसे नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। स्वतंत्र अपयूहन का नियम हो जाएगा। जीवधारी को जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं। जीवधारी के आनुवंशिक संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं जो कि कारकों जीन का बना होता। डब्ल्यू वाहसन ने 1905 में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किया। जोहानसन ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। गुलामुहर तथा मानव रक्त वर्ग मेंडल के नियमों के अपवाद हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है तथा SO2 एवं NO2, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। वर्षा जल को अम्लीय
बनाने के लिए मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एवं नाइट्रस ऑक्साइड N2O उत्तरदायी है। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा जल से की गई अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न H+ आयन के कारण वर्षा जल की pH सामान्यतः 5.6 होती है, लेकिन जब वर्षा जल की pH 5.6 से कम हो जाती है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा से सर्वाधिक क्षतिग्रस्त देश नॉर्वे एवं कनाडा है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में स्थापित किया गया है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 वायु प्रदूषण का द्वितीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। यातायात तथा सघन स्थानों पर उत्पन्न तीक्ष्ण लाल धूम नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है। तो व्यावसायिक तौर पर अमोनिया जो बनाई जाती है वो बनाया जाता है यहाँ पे हैबर विधि से। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, हैबर विधि से। हैबर विधि के अनुसार यदि शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 के मिश्रण को गर्म किया जाए तो अमोनिया बनती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कास्टनर कैलनर विधि एवं सोडियम कार्बोनेट का निर्माण साल्वे विधि द्वारा किया जाता है। प्रमुख उत्प्रेरक दिया और उद्योग अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में लोहे का चूर्ण होता। वनस्पतिक तेलों से कृत्रिम घी बनाने में निकेल उत्प्रेरक का उपयोग होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में और जगह प्लेटिनम चूर्ण का उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में सीसा कक्ष विधि में नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में गर्म एल्यूमिना का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, आलू का कंद एक रूपांतरित है तो यह जगह तना का। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, तना का विकास परों से होता है। इसमें नोड और इंटरनोड पाया जाता है। हल्दी अदरक आदि प्रकंद का रूपांतरण है। प्याज साल कंद का उदाहरण है। घन कंद जमी कंद अरबी अरबी यहाँ पे तना जो पत्ती का रूप धारण कर लेता है। कैक्टस नागफनी तना जो कांटे का रूप धारण कर लेता है। नींबू बबूल गुलाब वैर इत्यादि तना जो प्रातान का रूप धारण कर लेता है, जैसे कद्दू खीरा नेनुआ इत्यादि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करेगी? तो एक करेगा नाइट्रेट। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। समान नमक को आयोडाइज बनाने के लिए KL उपयोग किया जाता है। आयोडीन बैंगनी ठोस है। यह एक रंगीन हाइड्रोजन है। यह 17वें वर्ग का तत्व है। आयोडीन का उपयोग टिंचर आयोडीन बनाने में किया जाता है। यह एंटीसेप्टिक की भांति कार्य करता है। आयोडीन I2+ इथाइल एल्कोहल बनाएगा, टिंचर आयोडीन बनाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो है संबंधित है ग्लोबल वार्मिंग से। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। सूर्य से सौर विकिरण लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है और पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंग के रूप में पृथ्वी से परावर्तित होती है। यह दोनों में संतुलन के कारण पृथ्वी पर औसत तापमान एक समान रहता है, परंतु जब वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैस पार्थिव विकिरण के परावर्तन को अवरोधित करती है तो पृथ्वी का वातावरण गर्म हो जाता है। इस क्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के वातावरण का तापमान बढ़ने की घटना ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। जलवाष्प कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस का नियमित संतुलन पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोसेफ फोरियर ने किया था। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करके भूमंडलीय तापमान को कम करने के लिए वर्ष 1997 ईस्वी में क्योटो प्रोटोकॉल पर सहमति बनी तथा 16 फरवरी 2005 ईस्वी को इसे लागू किया गया। अगला क्वेश्चन, पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा।
घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन से स्पष्ट है कि घनत्व और आयतन आपस में व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे डिस्कशन देख लेते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस से जल का तापमान क्रमशः बढ़ने पर और अधिक के एच बंध टूटने लगते हैं, जिससे जल के और अधिक अणु परस्पर निकट आते हैं, अतः जल का आयतन घटने एवं घनत्व बढ़ने लगता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर जल का घनत्व कम हो जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक प्राप्त होता है। 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जल का घनत्व बढ़ता है। द्रवों के घनत्व का प्रसार गुणांक का मापन के लिए पाइकोनोमीटर नामक यंत्र उपयोग किया जाता है। द्रवों का अपेक्षिक घनत्व मापने हेतु हाइड्रोमीटर का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा जायज है? तो जगह 1.5 ppm, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। ppm मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन होता है। पेयजल में क्लोराइड की मात्रा 1.5 ppm से ज़्यादा होने पर जो दंत क्षय तथा अस्थि अपंगता संबंधित बीमारी हो सकती है। पहाड़ी प्रदेशों में जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन। एस्पिरिन का रासायनिक नाम हो जाएगा एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। यह ज्वार नाशक तथा पीड़ा नाशक होता है। एस्पिरिन का सूत्र होता है C9H8O4 है। इसका IUPAC नाम हो जाएगा। IUPAC नाम ये बहुत बड़ा दिया हुआ है यहाँ पे। आगे देखते हैं रासायनिक संरचना इसका दिया हुआ। एस्पिरिन की अधिक मात्रा लेने का आमाशय आत्मे रक्तस्राव तथा छल्ले जैसे दुष्प्रभाव की संभावना होती है। अगला क्वेश्चन। कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुसूत्र C6H5OH हो जाएगा। C6H5OH फिनॉल एक एरोमेटिक कार्बन यौगिक है। इसका IUPAC नाम बेंजीनॉल है। CH3COOH एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र है C6H5COOH। बेंजोइक एसिड का रासायनिक नाम है। फॉर्मिक एसिड चींटी के टंक में पाए जाते हैं। इसका सूत्र HCOOH है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ओजोन क्षरण को रोकने के उद्देश्य से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ। ओजोन परत संताप मंडल में पाया जाता है। चार्ल्स फेवरी तथा हेनरी यूसेन नामक वैज्ञानिक ने ओजोन परत की खोज की थी। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र की खोज फॉरमैन गार्डन एवं सेकलेन नामक वैज्ञानिक ने किया था। पहला ओजोन दिवस 1995 में मनाया गया था। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर O3 बनी एक गैस है। पर्यावरण संबंधित दिवस सप्ताह माह पर्यावरण दिवस यहाँ पे। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व प्राकृतिक आवास दिवस 3 अक्टूबर को। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। वन महोत्सव जुलाई का प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन। समान नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। ये होता है वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। रेटिना फोटोग्राफिक फिल्म की भांति कार्य करता है। रेटिना पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना में 2 प्रकार की कोशिका होती है। रेड सेल यह प्रकाश की तीव्रता का नियंत्रण करता है। कोन सेल यह प्रकाश के रंग का निर्धारण करता है। रेटिना के पीत बिंदु येलो पॉइंट का सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना के बलाइट बिंदु पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता। आइरिस का कार्य आँखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। एक सामान्य व्यक्ति में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन। वर्गीकरण की आधारिक इकाई है।
तो इसका हो जाएगा जाति, हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। वर्गीकरण का अध्ययन हो जाएगा टैक्सोनॉमी कहलाता है। वर्गीकरण का जनक अरस्तु को तथा आधुनिक वर्गीकरण का जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। वर्गीकरण का आधार जीवों का लक्षण है। वर्गीकरण की श्रेणी पहले हो जाएगा जगत मतलब किंगडम हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा संघ हो जाएगा, संघ मतलब फाइलम हो जाएगा, वर्ग क्लास, गण ऑर्डर, कुल फैमिली, वंश जीनस हो जाएगा, और जाति स्पीसीज हो जाएगा। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली के जनक R.H. व्हिटेकर थे। अगला क्वेश्चन, पसीने में समानता उपस्थित खनिज लवण होता है तो सोडियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। श्वेत ग्रंथि द्वारा निकलने वाला पसीना एक जलीय द्रव है जिसमें नमक NaCl कुछ मात्रा में, यूरिया NH2CO NH2, लैक्टिक अम्ल इत्यादि होते हैं। यह कुछ पदार्थों के उत्सर्जन में भी सहायता करता है। तैल ग्रंथि सीबम द्वारा कुछ अस्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन एवं मोम जैसे पदार्थों का निष्कासन होता है। ये शराब त्वचा को सुरक्षात्मक तैलीय कवच प्रदान करते हैं। यूरिया NH2CO NH2, यूरिया ही वह प्राथमिक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रयोगशाला में संश्लेषण किया गया था। जर्मन वैज्ञानिक बोहलर ने सबसे पहले कृत्रिम विधि से यूरिया बनाया था। यह सफ़ेद क्रिस्टलीय नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है जिसमें लगभग 46.6% नाइट्रोजन पाया जाता है। इसका मुख्य उपयोग नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में करते हैं। यह मानव मूत्र में भी पाया जाता है। हवा के संपर्क में आने पर यह अमोनिया गैस बनाती है जो मूत्राशयों के पास तीखी दुर्गंध का कारण है। यूरिया का उत्पादन द्रव अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया द्वारा होता है। यूरिया को कार्बोमाइट भी कहते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन की उपस्थिति एमाइड के रूप में होती है। किडनी की पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट टमाटर में प्रचुर मात्रा में होती है। पोटेशियम सल्फेट का सूत्र K2SO4 और आयरन सल्फेट का सूत्र FeSO4 होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्तवाहिका में होती है? तो होते हैं सीरा में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। सीरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों में होता है। रक्त परिवहन तंत्र, फेफड़ा, फुफ्फुस, सीरा, बायां अलिंद बायां नीले, उसके बाद धमनी में जाएगा शरीर सीरा, दायां अलिंद बायां नीले, फुफ्फुस, धमनी, फेफड़ा, यह प्रक्रिया जारी रहता है। धमनी तथा सीरा में अंतर, धमनी ये जो है रुधिर को हृदय से अंग की ओर ले जाती है, जबकि सीरा जो है रुधिर को अंग से हृदय में ले जाती है। धमनी जो है लाल रंग की होती है, जबकि सीरा जो है यह गहरे लाल या नीले बैंगनी रंग की होती है। धमनी जो है इसमें कपाट नहीं पाए जाते हैं, लेकिन सीरा में कपाट पाए जाते हैं। धमनी की दीवारों मोटी तथा फेसिए होती है, जबकि सीरा की दीवारें पतली तथा लचीली होती है। पल्मोनरी, धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है। पल्मोनरी मतलब फुफ्फुस, सीरा को छोड़कर सभी सिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर बहता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है? तो हो जाएगा आयन मंडल। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की आयन मंडल पर रेडियो संचार में मदद करती है। यहाँ पे वायुमंडल की आयन मंडल परत रेडियो संचार में मदद करती है। आयन मंडल वायुमंडल की चौथी परत है। आयन मंडल में आयनों अर्थात विद्युत अवशेषित कणों की प्रधानता है, इसलिए आयन मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। इस मंडल में अरोरा ऑस्ट्रालिस व अरोरा बोरियालिस जैसी परिघटनाएं घटित होती हैं, जो एक प्रकार की सक्रिय तूफान से निष्कासित इलेक्ट्रॉन तरंग होती है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत को संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल अथवा क्षोभ मंडल की संज्ञा दी जाती है। इसका विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। इसे को विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। इस परत का ट्रांसफोस्फियर के रूप में नामांकन टीजरेज डी वोट ने किया था। क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक है, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक
ऊंचाई तक संवहन होता है। क्षोभ मंडल पारिस्थितिकी, मौसम एवं जलवायु की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी सभी घटना जैसे वाष्पीकरण, सघन वर्षण, कोहरा, बादल, ओस, पाला हो जाएगा। आगे यहाँ पे हिम वर्षा, ओलावृष्टि, जलवाष्प, बादलों की गरज, तड़ित, झंझा, चक्रवात इत्यादि इसी में घटित होती है। संताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर वाली परत है। इस मंडल में प्रारंभ में तापमान स्थिर होता है, परंतु 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद तापमान में अचानक वृद्धि होने लगती है। ऐसा ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण होता है, जो कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर तापमान बढ़ा देती है। यह मंडल मौसमी गतिविधियों, आंधी, तूफान, चक्रवात इत्यादि मुक्त होता है, इसीलिए वायुयान चालक यहाँ विमान उड़ाना पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ बढ़ता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। निश्चित तापमान पर द्रव का वर्षा में बदलना बाष्पन कहलाता है, तथा इस निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। प्रायः क्वथनांक एवं संघनन ताप समान होता है। दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है और दाब घटने पर क्वथनांक घट जाता है। प्रेशर कुकर में दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे जल की गुप्त ऊष्मा का मान बढ़ जाता है। फलस्वरूप खाना जल्दी पक जाता है। जिससे इसके विपरीत पहाड़ों पर दाब कम होने के कारण क्वथनांक घट जाता है, इसलिए खाना देरी से पकता है। अशुद्धि मिलने से भी द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। क्वथनांक दाब का समानुपाती होता है। दाब का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है, तो ये जो होता है वो पृष्ठाधारी होता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाए। पृष्ठाधारी इस प्रकार के पर्ण संरचनाओं में खंभ ऊपरी बाह्य त्वचा के नीचे उपस्थित होता है। इन पत्तियों की ऊपरी सतह पर प्रकाश की मात्रा अधिक उपलब्ध होती है और निचली सतह पर प्रकाश कम पड़ता है। पत्तियों की दोनों सतह पर प्राप्त प्रकाश की मात्रा असमान होने के कारण यह पत्तियां अनेक प्रकार के अनुकूल लक्षण दिखाती है। आवृतबीजी पौधों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री। एकबीजपत्री के प्रमुख लक्षण और द्विबीजपत्री के प्रमुख लक्षण यहाँ पे दिया हुआ है। एकबीजपत्री में ज़्यादा इसकी जड़ प्रायः अधिक विकसित नहीं होती है। द्विबीजपत्री का इसका जड़ तंत्र अधिमूल एवं इसकी शाखाओं के साथ फैला रहता है। इसके पुष्पों के भाग 3 या उसके गुणांक में होते हैं। इसके पुष्पों के भाग 4 या 5 के गुणांक में होते हैं। इसके संवहन मतलब एकबीजपत्री के जो हो जाएगा, इसके संवहन पुल में कैम्बियम नहीं पाया जाता है, और यहाँ द्विबीजपत्री में इसके संवहन पुल में कैम्बियम पाए जाते हैं। अगला यहाँ पे आ गया एकबीजपत्री के कुछ महत्वपूर्ण और कुछ पौधे हैं। यहाँ पे कुल का नाम, यहाँ पे कुल हो जाएगा लिलिएसी कुल का हो जाएगा, यहाँ जाएगा लहसुन, प्याज, सता और आदि आ जाएगा। ग्रेमनी कुल में गेहूँ, मक्का, चावल, गन्ना, ज्वार, बाजरा, वास, दूब, घास, जौ, जाई आदि। पलमी कुल में आ जाएगा नारियल, ताड़, सुपारी, खजूर। अच्छा, म्यू जैसी कुल में आ जाएगा केला आ जाएगा। द्विबीजपत्री के महत्वपूर्ण कुल और पौधे आ जाएगा कोसुफेरी कुल में आ जाएगा मूली, सलजम, सरसों, फूलगोभी आदि। मालवेसी कुल में कपास, भिंडी, गुड़हल आदि। ल्यूमिनेसी कुल में आ जाएगा कत्था, मटर, अरहर, मूंगफली, सेम, सोयाबीन, अमलतास, गुलमोहर, बबूल, चना, इमली, लाजवंती, शीशम, नील आदि। कंपोजिट कुल में आ जाएगा सूरजमुखी, सलाद, जनिया, जंगली भंगरा हो जाएगा और गुलदाउदी, गेंदा आदि। रूटसी कुल में आ जाएगा नींबू, संतरा, कुकुरबिटेसी कुल में तरबूजा, खरबूजा और कद्दू, परवल आ जाएगा। अच्छा, रोजेसी कुल में सेब, नाशपाती, गुलाब
रसभरी आदि। जगह मेरठ टेसी कुल माजग अमरूद यूकेलिप्टस जामुन मेहंदी आदि। अम्बेली फेरेसी कुल माजग धनिया जीरा लौंग सौंफ गाजर आदि। अच्छा सोलेनेसी कुल माजग आलू बैगन लाल मिर्च तंबाकू टमाटर बेलाडोना धतूरा आदि। रेनन कुरेसी कुल माजग बटर कप काला जीरा आदि। अगला 81 नंबर क्वेश्चन, आगम शब्द में अनेकार्थक में कौन सा समूह प्रकट करता है? तो इसमें करेगा आना ज्ञान शास्त्र, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बसंत का पर्यायवाची नहीं है। बसंत का पर्यायवाची जो होता है और ऋतुराज होता है, मधु मास होता है, कुसुमाकर होता है, लेकिन कलानाथ नहीं होता। तो इसका आंसर ऑप्शन सी आंसर है। बसंत शब्द का परिचय यहाँ पे दिया हुआ। कलानाथ का पर्यायवाची शब्द जो होता है चंद्रमा होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। धनुष का पर्यायवाची शब्द मेदिनी नहीं हो जाएगा, बाकी यहाँ पे कोदंड हो जाएगा, पिनाक हो जाएगा और सारंग हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। धनुष का पर्यायवाची शब्द है कोदंड पिनाक एवं सारंग आदि। मेदिनी पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। पृथ्वी के अन्य पर्यायवाची शब्द धरा धरती क्षति वसुधा वसुंधरा भू इला धरा धरित्री आदि है। आगे देखते हैं कौन सा विलोम शब्द युग में अनुप्रयुक्त है। यहाँ पर हो जाएगा अंतर और अंदर, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अंतर अंदर यह विलोम शब्द युग में अनुपयुक्त मतलब गलत है। अंदर का विलोम शब्द बाहर होता है, अंतर का विलोम शब्द बाह्य होता है। अनुलोम प्रतिलोम मिस नीरा मिस तथा आचार अनाचार विलोम शब्द का शब्द युग्म के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अमित शब्द का विलोम क्या है? परिमिति, ऑप्शन बी आंसर है। अमित शब्द का पर्यायवाची शब्द अमिस बेहद परिमिति बहुत अधिक अत्यधिक आदि। अगला क्वेश्चन, कुलांगर शब्द के उचित भाग का चयन कीजिए। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति कुलांगर कहलाता। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। कुलांगर शब्द का विलोम हो जाएगा कुलदीप होता। कुलांगर कुल का कलंक लगाने वाला व्यक्ति होता। कुलदीप शब्द का अर्थ होता है वह पुत्र जो परिवार की प्रतिष्ठा या यश को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो हो जाएगा वैमनस्थ हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। सही शब्द का परिणति हो जाएगा। निम्नलिखित में से नाव का पर्यायवाची नहीं है। नाव का पर्यायवाची नौका हो जाएगा, जलयान हो जाएगा, तारणी हो जाएगा, लेकिन तड़ाग नहीं हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नौका जलयान तारणी आदि शब्द नाव का पर्यायवाची शब्द है। नाव का अन्य पर्यायवाची शब्द हो जाएगा नया, नौका, तरी, पोत, बेड़ा, जलपात्र, जलयान आदि। तड़ाग का अर्थ होता है तालाब होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। सही शब्द हो जाएगा वयस्क हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से व्यक्त का विलोम हो जाएगा। व्यक्त का विलोम हो जाएगा लुप्त हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। गौरव शब्द का विलोम है। गौरव शब्द का विलोम है लाघव हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। चेतन का विलोम जड़ हो जाएगा। लघु का विलोम गुरु ज्येष्ठ दीर्घ हो जाएगा। वीर का विलोम हो जाएगा कायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संकर शब्द है। संकर शब्द जो है वो रेलगाड़ी है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। संकर शब्द ऐसे शब्द जो हिंदी और किसी अन्य भाषा के शब्द को मिलाकर नया बनाया गया है, जैसे कि रेलगाड़ी में रेल अंग्रेजी शब्द और गाड़ी हिंदी शब्द है। अगला क्वेश्चन, किस समूह के सभी शब्द देवता के पर्यायवाची हैं? तो हो जाएगा देव सूर्य अमर हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। शंकर के पर्यायवाची शब्द महादेव, त्रिनेत्र, चंद्रशेखर हो जाएगा, चंद्रमैली, हर, भैरव आदि। राकेश का पर्यायवाची शब्द चंद्र, निशाकर, चंद्रमा, सुधाकर आदि। अच्छा, उत्तवर्तन शब्द किसका तत्सम रूप है? तो हो जाएगा उवर्तन का, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। हल्दी तत्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द होता है हरिद्रा। काजल तत्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द होता है कज्जल होता है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 96 से 100 तक जो है वो गद्यांश यहाँ पे दिया हो, उसको पढ़ के आंसर देना है ये पूरा। तो इसको देखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर। शोका कुल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हो जाएगा शोक प्लस आकुल हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। लिच्छवियों को भिक्षा पात्र स्मृति स्वरूप देने के पीछे क्या कारण था? तो इसका कारण था लिच्छवियों के प्रति स्नेह भाव था। अगला क्वेश्चन, तथागत का समानार्थी शब्द क्या है? तो जगह बुद्ध, जो ऑप्शन सी आंसर जाएगा। आनंद महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन, तथागत अपने शरीर को अधिक चलने के पक्ष में क्यों नहीं थे? तो ये क्यों नहीं थे? क्योंकि तथागत निर्वाण प्राप्त करने के लिए शरीर को नहीं चलाना चाहते थे। लास्ट क्वेश्चन, तथागत और आनंद के बीच कौन सा रिश्ता था? तो रिश्ता था यहाँ पे तथागत और आनंद के बीच गुरु शिष्य का रिश्ता था। एक खत्म हो गया आपका यहाँ पे 23वां नंबर सेट खत्म हो गया। इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ।